Hello student. Now today's video lecture we discuss about the DNS in the internet यानी इंटरनेट के अंदर डीएनएस का कैसा यूज़ होता है। ओके वो आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम हायरार्चिकल ट्री स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे इन अकॉर्डिंग टू द ट्री स्ट्रक्चर, जैसे ट्री स्ट्रक्चर में रूट नोड होता है, देन चाइल्ड नोड्स होते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे एक रूट नोड डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसका एक हायरार्ची क्रिएट करते हैं एंड इंटरनेट को फिर हम पर्टिकुलरली जैसे जेनेरिक हो गया, इनवर्स, कंट्री डोमेन में डिवाइड करते हैं। दिस आर दी इस तरह से हम इंटरनेट को डीएनएस की हेल्प के थ्रू यूज़ करते हैं। ओके, सो ईएनएस के अंदर इंटरनेट के अंदर हम डीएनएस का यूज़ कैसे होता है, तो इट मीन्स हम इंटरनेट को यहाँ पे डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डोमेन नेम। जैसे इनवर्स हो गया, जेनेरिक हो गया, कंट्री डोमेन नेम में हम इंटरनेट को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डीएनएस का यूज़ होता है इंटरनेट के अंदर। दैट इज़ इट डिवाइड द इंटरनेट इनटू द डिफरेंट डोमेन नेम। जैसे कंट्री लेवल का हो गया, कमर्शियल हो गया, जेनेरिक हो गया, ठीक है, इन्वर्स हो गया। सो दिस थ्री पैटर्न्स में हम इंटरनेट को डिवाइड करते हैं। ओके, व्हेन वी यूज़ द डीएनएस इनसाइड द इंटरनेट। ओके, सो in the internet the domain namespace, that is tree, okay, is divided into the three different section जो मैंने बताया था, जेनेरिक डोमेन, कंट्री डोमेन एंड इनवर्स डोमेन। तो हम इंटरनेट को हम यहाँ पे थ्री डोमेन स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं। एक होता है जेनेरिक डोमेन, देन कंट्री डोमेन एंड इनवर्स डोमेन। तो आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये मेरा रूट नोड है, क्योंकि हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द हायरार्चिकल ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हम डीएनएस का यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के अंदर। सो यहाँ पे आपका ये रूट नोड हो गया और उसको फिर हमने जो भी आपका डोमेन स्पेस है ट्री को, ये रूट नोड है आपके ट्री का, तो इसको फिर हमसे फिर से डिवाइड किया गया, उसके फिर से चिल्ड्रंस यहाँ पे डिफाइन किए गए। तो ये आपका हो गया इनवर्स डोमेन, देन ये आपका जेनेरिक डोमेन और ये होता है कंट्री डोमेन। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये एक्चुअली कैसे वर्क होता है। तो जैसे आप देख सकते हो कि मेरा रूट नोड है। ठीक है, जैसे अगर हम जेनेरिक डोमेन को लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर लेते हैं EDU, दैट इज एजुकेशनल, ORG फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कॉम फॉर द कमर्शियल। सो ऑल दीज आर द जेनेरिक डोमेन। ठीक है, ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, जेनेरिक डोमेन हो जाएंगे। अगर हम कंट्री डोमेन की बात करते हैं तो कंट्री डोमेन में कैसे होगा, इट कंसिस्ट ऑफ द टू कैरेक्टर। इसमें दो कैरेक्टर होते हैं। कंट्री डोमेन को अगर आपको डिफाइन करना है तो उसमें दो कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसमें आ जाएगा US फॉर द अमेरिका, इन फॉर इंडिया, FR for फ्रांस एंड दिस इज द CA, दैट इज कैलिफोर्निया, या और कुछ हो सकता है। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंट्री डोमेन जो होता है उसको भी हम फिर से फर्दर उसको डिवाइड करते हैं। मतलब जस्ट लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर में कैसे होता है, रूट नोड होता है, देन उसके चिल्ड्रन, देन अगेन उसके चिल्ड्रन, देन अगेन उसके चिल्ड्रन। उसी तरह से यहाँ पे भी हम पर्टिकुलर डीएनएस को अगर हम इंटरनेट के अंदर यूज़ करते हैं तो उसको पहले एक तो रूट नोड होगा, आपका जो ट्री है उसका एक रूट नोड होगा, उसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे थ्री पार्ट्स में, थ्री सेक्शन में। एक होगा आपका जेनेरिक डोमेन, कंट्री डोमेन, इनवर्स डोमेन। अगेन द जेनेरिक डोमेन आर डिवाइडेड इनटू देयर अगेन सब पार्ट्स। ठीक है, उसी तरह से कंट्री डोमेन को भी हम फिर से उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एज वेल एज इनवर्स डोमेन को भी हम उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हुए हम डीएनएस का इंटरनेट के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, अब इनवर्स डोमेन यानी जनरली क्या होता है, तो इनवर्स डोमेन यानी इनवर्स यानी रिवर्स, अपोजिट। ओके, उल्टा जो बोलते हैं उसको हम। तो यहाँ पे जैसे जनरली हम जो मैपिंग होती है वो कैसे होती है, नेम टू एड्रेस, नेम टू IP एड्रेस। बट इनवर्स डोमेन में क्या होता है, मैपिंग कैसे होती है, एड्रेस टू नेम। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, एक हमारा रूट नोड है, ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे अरपा, देन उसका चाइल्ड है इन एड्रेस, उसका चाइल्ड है 132। तो यहाँ पे मैपिंग कैसे होने लिए, बॉटम टू टॉप। ओके, सो यहाँ पे इनवर्स डोमेन अगर हम यूज़ करते हैं उसकी मैपिंग कैसे होगी, बॉटम टू टॉप, दैट इज टॉप, दैट इज 132 डॉट इन एड्रेस डॉट अरपा। ठीक है, एंड डॉट। इस तरह से हम बॉटम टू टॉप तक उसको क्या करते हैं, इनवर्स डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपका डीएनएस का यूज़ होता है इंटरनेट के अंदर। ठीक है, सो फर्स्ट है आपका यहाँ पे जेनेरिक डोमेन। ठीक है, जेनेरिक डोमेन जो होता है एक जेनेरिक बिहेवियर क्रिएट करता है, अकॉर्डिंग टू दैट जेनेरिक डोमेन बनता है। यहाँ पे जो जेनेरिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग जेनेरिक डोमेन क्रिएट किया जाता है। तो देखो, जेनेरिक डोमेन डिफाइन रजिस्टर्ड होस्ट अकॉर्डिंग टू देयर जेनेरिक बिहेवियर। ठीक है, सो ईच नोड इन द ट्री डिफाइन अ डोमेन विच इज़ एन इंडेक्स टू द डोमेन नेम स्पेस डेटाबेस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर
अकॉर्डिंग टू द जेनरिक बिहेवियर, ठीक है, जेनरिक बिहेवियर के हिसाब से जो भी आपको रजिस्टर होस्ट होता है उसका जेनेरिक बिहेवियर के हिसाब से हम यहाँ पे जेनेरिक डोमेन बनाते हैं। मतलब उसका जेनेरिक बिहेवियर क्या है, .com है क्या, ERG है, ORG है क्या, EDU है क्या, तो उसका बिहेवियर क्या है उस बेसिस पे हम यहाँ पे जेनेरिक डोमेन को क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा जेनेरिक डोमेन का बिहेवियर एजुकेशन है तो उसको जेनेरिक डोमेन क्या होगा, EDU होगा। ठीक है, अगर मेरा सपोज जेनरिक डोमेन का बिहेवियर सपोज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जेनरिक डोमेन क्या क्रिएट होगा, EDU होगा। उसी तरह से अगर मेरा जेनरिक बिहेवियर जो है पर्टिकुलर कमर्शियल है, ठीक है, सो वहाँ पे जेनरिक डोमेन क्या क्रिएट हो जाएगा, particularity.com। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू देयर जेनरिक बिहेवियर, ये जेनरिक बिहेवियर के हिसाब से जेनरिक डोमेन यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। आपका जेनरिक बिहेवियर क्या, एजुकेशनल है क्या, अगर एजुकेशनल है तो .edu करके आपका डोमेन नेम, जेनरिक डोमेन नेम क्रिएट होगा। अगर आपका जेनरिक बिहेवियर कमर्शियल है क्या, अगर कमर्शियल है तो आपका जो जेनरिक डोमेन जो क्रिएट होने वाला है वो क्या रहेगा, .com होगा। सो यहाँ पे वही बोला है कि जेनरिक डोमेन इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर जेनरिक बिहेवियर, जेनरिक बिहेवियर के हिसाब से जेनरिक डोमेन क्रिएट किया जाता है। तो आप यहाँ से टेबल में देख सकते हो कि अगर कॉम है तो क्या होता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हेवल्ट पैकर्ड HP.com, सन माइक्रो सिस्टम का होगा सन.com, IBM का होगा IBM.com। आपका बिहेवियर क्या, अगर आपका बिहेवियर कमर्शियल है तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे होगा, .com के फॉर्मेट में उसका जेनरिक डोमेन क्रिएट होगा। अगर आपका जेनरिक बिहेवियर EDU एजुकेशन है तो कैसे होगा, जैसे ब्रैकली.edu, ठीक है, purdue.edu, ठीक है। तो इस तरह से आपके जेनरिक बिहेवियर के हिसाब से आपका जेनरिक डोमेन क्रिएट होता है। उसी तरह से गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है सच एज नासा, तो NASA.gov, ठीक है। नेशनल साइंस फाउंडेशन है तो NSF.gov, ठीक है। इंट है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका बिहेवियर क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी डोमेन का बिहेवियर अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जेनरिक डोमेन क्या क्रिएट होगा, पर्टिकुलरली NATO, अगर NATO का है तो NATO.int, ओके। मिलिट्री के लिए हम मिल यूज़ करते हैं, सो सच एज US आर्मी.mil, ओके, नेवी.mil। तो इस तरह से आपका जेनरिक बिहेवियर क्या है उस बेसिस पे आपका जेनरिक डोमेन यहाँ पे क्रिएट होता है। नेट के लिए नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए होगा NSF नेट, that is NSF.net, okay। ORG नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटर फाउंडेशन, इसके लिए होगा EF.org, ओके। दिस आर द डिफरेंट लेबल्स। उसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि जेनरिक डोमेन को भी हम नंबर ऑफ पार्ट्स में, सब डोमेन में डिवाइड करते हैं। उसी तरह से हमने EDU हो गया, कॉम हो गया, GOV हो गया, इंट हो गया, मिल, नेट, ORG, इस डिफरेंट सब डोमेन में हमने इसको डिवाइड किया है। तो आपका बिहेवियर के हिसाब से आपका जेनरिक डोमेन क्रिएट होगा, ओके। नाउ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे जनरिक डोमेन यूज फॉर DNS फॉर द इंटरनेट, ओके। जैसे आपने देखा ARO, देन बीज, कॉम, कूप, EDU के अंदर फिर से उसको डिवाइड होगा JPN के अंदर फिर से डिवाइड होगा ATC के अंदर फिर से डिवाइड होगा टेक, ठीक है। तो इंडेक्स टू एड्रेस कैसे होगा, टेक, क्योंकि हम कैसे जाते हैं हमेशा जब भी हम डोमेन नेम लिखते हैं, डोमेन नेम कैसे लिखते हैं, बॉटम टू टॉप, ओके। तो कैसे होगा, tech.atc.jpmn.edu डॉट। तो इस तरह से आपका डोमेन नेम क्रिएट होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर वी क्रिएट अ डोमेन नेम, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंट्री डोमेन, ओके। सो कंट्री डोमेन क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री ये डोमेन नेम को डिवाइड करता है सब डोमेन में। आपका कंट्री क्या, उस बेसिस पे ये डोमेन नेम को डिवाइड करेगा, पर्टिकुलर दे अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री, ओके। सो country domain section follows the same format as a generic domain but uses 2-character country abbreviation in place of the 3-character organizational behaviors of the first। जैसे आपने यहाँ पे देखा था जेनरिक डोमेन में हम नियर अबाउट क्या करते थे, 3 to 4 कैरेक्टर्स लेते थे। जैसे आपका .com हो गया, यहाँ पे कूप हो गया, EDU हो गया, ठीक है। आप लेबल देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हम जनरली यहाँ पे हम क्या लेते थे, 3 कैरेक्टर्स लेते थे, ओके। बट कंट्री डोमेन में क्या होता है, इट कंसिस्ट ओनली द 2 कैरेक्टर्स। वहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर, यानी आपके कंट्री का एब्रीवेशन जो लिया जाएगा वो सिंपल पहले 2 कैरेक्टर को ही लिया जाता है। जैसे आप देख सकते हो AU फॉर द ऑस्ट्रेलिया, CA फॉर द कनाडा, ओके। यहाँ पे जो CA था ना, ये जो CA है, CA फॉर द, ये कनाडा है, ओके। दिस इज CA फॉर द कनाडा, ओके। देन
इन फॉर इंडिया, यूके, मतलब हर एक कंट्री डोमेन अगर मुझे डिफाइन करना है, दैट इज़ द, वी कैन से दैट द डिपेंडिंग ऑन द कंट्री के नेम के हिसाब से हम उसका कंट्री डोमेन डिफाइन करते हैं, और उसके भी हम सिर्फ ओनली 2 कैरेक्टर्स को ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो वही किया हमने। ठीक है, FR फॉर द फ्रांस, TH फॉर द थाईलैंड, US फॉर द यूनाइटेड स्टेट, ZW फॉर द जिम्बाब्वे। इस तरह से अकॉर्डिंग टू द कंट्री नेम हम उसके एब्रीवेशन के जो पहले 2 कैरेक्टर होते हैं उसी को कंसिडर करके हम कंट्री डोमेन को डिफाइन करते हैं। ओके, तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, जस्ट लाइक हमारे जेनरिक डोमेन में भी रूट नोड होता था, क्योंकि ये ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो रूट नोड ऑब्वियसली होने ही वाला है। ठीक है, बाकी उसके सारे कितने होते हैं, चाइल्ड के फिर से चाइल्ड और चाइल्ड के फिर से चाइल्ड। इस तरह से हम हायरार्चिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन नेम स्पेस जो होता है ये ट्री हायरार्चिकल ट्री स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे भी एक रूट नोड होगा, देन AR। ठीक है, AR यूज़ होगा, दिस इज द कंट्री नेम। ठीक है, देन यूके फॉर, वी यूज़ यूके फॉर द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, देन FR फॉर द फ्रांस। ठीक है, अब यूके में फिर से आएगा, उसके फिर से चाइल्ड हो गए AC। ओके, देन PU एंड फ्लैग। ओके, तो इस तरह से हम कंट्री नेम को भी फर्दर उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि इट इज़ अ ट्री स्ट्रक्चर, और ट्री स्ट्रक्चर में क्या होता है, रूट नोड, पैरेंट नोड, चाइल्ड नोड, देन अगेन देयर चाइल्ड नोड, देन अगेन देयर चाइल्ड नोड। इस तरह से हम नंबर ऑफ सेक्शन में उसको हम डिवाइड करते हैं डोमेन नेम को। तो ये हो गया आपका कंट्री डोमेन नेम। ओके, सो अगर इसका मुझे डोमेन नेम फाइंड करना है इस ट्री स्ट्रक्चर का, अगर मुझे फ्लैग का डोमेन नेम फाइंड करना है तो कैसे होगा फ्लैग का डोमेन नेम, flag.pu.ac. इस तरह से आपका पर्टिकुलर कंट्री इंडेक्स एड्रेसेस क्रिएट हो जाएगा पर्टिकुलर फ्लैग का। ठीक है, यानी कंट्री डोमेन नेम जो होगा वो पर्टिकुलर डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द 2 कैरेक्टर्स, एंड हियर वी टेक ओनली द 2 अल्फ़ाबेट्स, 2 कैरेक्टर्स ऑफ योर कंट्री नेम। ओके, तो इस तरह से कंट्री डोमेन को भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सब डोमेन में एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द इन्वर्स डोमेन। जैसे मैंने आपको इन्वर्स बताया था, इन्वर्स डोमेन में क्या होता है कि इन्वर्स डोमेन इज यूज टू मैप एन एड्रेस टू अ नेम। जनरली हम जब मैपिंग करते हैं तो मैपिंग कैसे होती है, नेम टू एड्रेस। DNS का काम क्या होता है, मैपिंग करना, अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर टू न्यूमेरिक IP एड्रेस के मैपिंग करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। बट ये इन्वर्स है, इन्वर्स यानी इसका रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट। सो इन्वर्स डोमेन में क्या होता है, सो इन्वर्स डोमेन इज यूज टू मैप एन एड्रेस टू ए नेम। तो एड्रेस को नेम में मैप करने के लिए एड्रेस टू नेम मैपिंग, here we use the inverse domain mapping between the address to name. In that situation, here we use the inverse domain. Okay, so for example, client send a request to the server for performing a particular task. Okay, server finds a list of authorized client. The list contains only IP address of the client. ठीक है, अगर क्लाइंट कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है तो सर्वर क्या करेगा, उसके पास जो लिस्ट होती है नंबर ऑफ, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑथोराइज क्लाइंट की जो लिस्ट होगी उस पर वो सर्च करेगा, लेकिन उसको वहाँ पे दिख रहा है कि उस लिस्ट में तो ओनली द IP एड्रेस है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ IP एड्रेसेस अवेलेबल है। ठीक है, वो भी किसके, क्लाइंट के। सो द सर्वर सेंड अ रिक्वेस्ट, सेंड्स अ क्वेरी टू द DNS सर्वर टू मैप एड्रेस टू द नेम। तो ऐसे सिचुएशन में जब उसके पास सिर्फ IP एड्रेस अवेलेबल है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में सर्वर क्या करता है, DNS को क्वेरी सेंड करता है और उसको बताता है कि DNS का काम क्या होता है, मैपिंग करना। ओके, दे सेंड अ क्वेरी टू द DNS एंड देन DNS परफॉर्म द मैपिंग बिटवीन द एड्रेस टू नेम। इस तरह से DNS सर्वर यहाँ पे या DNS सिस्टम जो मैपिंग करती है। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ IP एड्रेसेस है और आपको सर्वर को कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो एट दैट टाइम सर्वर जो होता है रिक्वेस्ट करता है, DNS को क्वेरी सेंड करता है, एंड देन DNS जो होता है वो क्या करता है, DNS सर्वर मैप एड्रेस टू नेम टू डिटरमाइन इफ द क्लाइंट इज ऑन द अथोराइज लिस्ट, क्योंकि वो क्लाइंट अथोराइज लिस्ट का ही मतलब अवेलेबल पर्सन है या नहीं, वो अथोराइज लिस्ट का पार्ट है या नहीं, उसका वो भाग है या नहीं, वो फाइंड करने के लिए यहाँ पे DNS मैपिंग करता है। क्योंकि यहाँ पे जो होती है इंटरनेट पे अथॉरिटी क्लाइंट को ही, जिसका IP एड्रेस वैलिड है उसी को ही परमिशन दी जाती है। Okay, so the query is called as the inverse query. The query is handled by the first level node called ARPA. तो ये क्वेरी कौन हैंडल करेगा कि जो रूट लेवल के बाद जो फर्स्ट नोड होती है ARPA नोड, वो ये क्वेरी को हैंडल करती है। ओके, तो कैसे होगा, देखो मैपिंग हम कैसे करने वाले हैं, एड्रेस टू नेम। तो कैसे हो जाएगा, 221.54.43.134.inadder inadder.arpa। तो इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में बॉटम टू टॉप हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी क्लाइंट
मतलब वो अथॉरिटी क्लाइंट है या नहीं, ये लिस्ट में अगर मुझे चेक करना है, ठीक है, सो एट दैट टाइम हम बॉटम टू टॉप उसकी क्या करेंगे, इन्वर्स डोमेन नेम क्रिएट करेंगे या फाइंड करेंगे। ओके, सो दिस इज द इन्वर्स डोमेन नेम। जनरली डोमेन नेम सिस्टम हम मैपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं नेम टू एड्रेस, बट इन्वर्स डोमेन नेम इज यूज इन द रिवर्स ऑर्डर, दैट इज एड्रेस टू नेम। मैपिंग के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, नाउ this is the domain levels in DNS, sorry. So at the top of the hierarchy structure of the domain name system is a root domain which is represented by the dot. तो रूट नोड में जो डोमेन है उसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। जो रूट डोमेन होता है उसको हम बोलते हैं टॉप डोमेन। टॉप लेवल डोमेन बिलो द रूट डोमेन आर सिचुएटेड टॉप लेवल डोमेन, दिस इज द राइट मोस्ट ऑफ द डोमेन। ओके, पहले तो आपको होता है रूट नोड, क्योंकि ये ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो पहला जो रहेगा आपका एट द टॉप ऑफ द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर डोमेन नेम सिस्टम इज द रूट डोमेन, ये आपका रहेगा रूट लेवल डोमेन। रूट लेवल डोमेन के नीचे होता है टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जेनेरिक हो गया, कंट्री हो गया, देन आपका इन्वर्स हो सकता है। तो दिस इज ऑल आर द टॉप लेवल डोमेन। फर्स्ट वन इज द रूट लेवल डोमेन बिकॉज इट इज़ अ ट्री स्ट्रक्चर एंड इन ट्री स्ट्रक्चर देर इज ओनली वन यूनिक रूट लेवल डोमेन होगा। देन उसके अंडर आ जाएगा, उसके बाद के लेवल में आएगा टॉप लेवल डोमेन, जैसे जेनेरिक हो गया, कंट्री हो गया, इन्वर्स हो सकता है। उसके नीचे आएगा आपका दैट इज़ द सेकेंड लेवल डोमेन। ओके, जैसे एजुकेशनल में कौन सा है, ठीक है, अगर .com है तो google.com है, yahoo.com है, rediff.com है, क्या है, facebook.com है। तो ये जो फेसबुक, गूगल, याहू, रेडिफ, ये जो सारे हैं ये आपके आ जाएंगे पर्टिकुलर दी सेकंड लेवल डोमेन में। और .com जो है आपका आ जाएगा टॉप लेवल डोमेन में। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी डोमेन एंड दिस इज द सेकेंडरी डोमेन। ओके, तो इस तरह से डोमेन स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसी तरह से ये टॉप लेवल डोमेन में तो आपका सिंपल जेनरिक है, एजुकेशनल रिलेटेड है, कमर्शियल है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो वहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है। कंट्री डोमेन में आप किस कंट्री के लिए, इंडिया के लिए है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, किस है, तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर बात लेते हैं सेकेंडरी डोमेन में कमर्शियल डोमेन की बात करते हैं, तो कमर्शियल में आपको आता है google.com, yahoo.com। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स है, जो भी आपके वेबसाइट्स है या जो भी आपकी एप्लीकेशन है, उस सबका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए, नॉट अ सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि जैसे आईपी एड्रेस यूनिक होता है हर एक सिस्टम का, हर एक एप्लीकेशन का, वेबसाइट का, तो उसी तरह से आपका जो भी आप गूगल है उसका नेम अलग होना चाहिए, जीमेल का नेम अलग होना चाहिए। मतलब दो रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। भले ही दो एप्लीकेशन सेम वर्क कर रहे हैं, yahoo.com भी वही काम कर रहे हैं, rediff.com भी वही काम कर रहा है, gmail.com भी वही काम कर रहा है, ठीक है, मेल को सेंड करने का काम करता है, लेकिन तीनों के नाम भले ही वर्किंग सेम हो, लेकिन तीनों के जो नेमिंग होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। वही बताया है कि बोथ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बट डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन दोनों के जो नेम है वो डिफरेंट होने चाहिए। कहाँ पे, इन द सेकंड लेवल डोमेन्स में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल है तो ठीक है, कमर्शियल में अगर कोई रिक्वेस्ट आती है आईएसपी सर्वर टू रूट सर्वर के पास, तो रूट सर्वर को रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजेगा, चेक करेगा ये क्या है, google.com है, .com है, तो ये क्या करेगा, .com वाले इसके पास जो बहुत सारे सर्वर्स है, ठीक है, टॉप लेवल सर्वर, उसमें से वो चेक करेगा कि .com वाले सर्वर कौन से, तो ये कॉम वाले सर्वर है, तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा कॉम सर्वर को। फिर कॉम सर्वर चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट किसके लिए आई है, गूगल के लिए आई है, तो इसके पास तो बहुत है, याहू है, गूगल है, जीमेल है, रेडिफ है, तो वो चेक करेगा किसके लिए रिक्वेस्ट है, गूगल के लिए। तो वो रिक्वेस्ट क्या करेगा, ये कमर्शियल सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड करेगा, गूगल के पास सेंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए बताया है कि हर एक एप्लीकेशन का नाम, हर एक वेबसाइट का नाम जो होना है वो यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि सबके आईपी एड्रेस यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। तो ये हमें एक्चुअल, अगर वो रिक्वेस्ट गूगल पे जाएगी तो गूगल हमें एक्चुअल आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, और उस आईपी एड्रेस के थ्रू वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा टॉप लेवल सर्वर को, देन टॉप लेवल प्रोवाइड करेगा रूट सर्वर को, देन रूट सर्वर प्रोवाइड करेगा आईएसपी को, एंड देन आईएसपी प्रोवाइडेड दैट आईपी एड्रेस टू दी एक्चुअल होस्ट जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी। फिर वो होस्ट उस अकॉर्डिंग टू दैट आईपी एड्रेस वो जो उसको जो भी डेटा सर्च करना है, वो डेटा, वो कंटेंट को नेटवर्क में सर्च करेगा। तो इस तरह से डीएनएस ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, सो वही बताया कि डीएनएस डोमेन लेवल जो होती है वो कैसे होती है, पहले रूट लेवल होता है जो रूट सर्वर है, देन टॉप लेवल सर्वर होते हैं, ठीक है। रूट सर्वर जो होता है इट ओनली मेंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ द टॉप लेवल सर्वर। टॉप लेवल सर्वर कौन से उसके बस नेम्स को वो ध्यान में रखता है, पूरे डिटेल बेसिक इन्फॉर्मेशन को ध्यान में नहीं रखता है। देन टॉप लेवल सर्वर में फिर से उसके जो सेकेंडरी सर्वर होते हैं वो
कौन से उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंटेन करते हो। एक्चुअल जो डेटा होता है, एक्चुअल आईपी एड्रेस जो होता है, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसके पास होती है, सेकंड लेवल डोमेन के पास, दैट इज सेकंड लेवल सर्वर के पास। तो दिस इज इन दिस वे मेंटेन द हायरार्की ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम डोमेन नेम सिस्टम का इंटरनेट के अंदर यूज़ करते हैं। यानी सिंपल हम क्या करते हैं, इंटरनेट को डिफरेंट डोमेन में डिवाइड करते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट जहाँ से रिक्वेस्ट आती है उस बेसिस पे उस डोमेन नेम पर जाके हम डेटा को सर्च करके वो डेटा या वो आईपी एड्रेस यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। ओके, दिस इज़ द इटरेटिव फॉर्मेट में हम डेटा को पर्टिकुलर क्लाइंट को या जहाँ से रिक्वेस्ट है वहाँ पे हम उस डेटा को उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ द हाउ टू यूज़ डीएनएस इन द इंटरनेट सिस्टम। ओके, डीएनएस का यूज़ कैसे किया जाता है इंटरनेट सिस्टम के में, तो ये अभी हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, रूट नोड, टॉप लेवल रूट लेवल डोमेन, देन टॉप लेवल डोमेन एंड द सेकेंडरी डोमेन। तो इस तरह से ये जो डोमेन्स होते हैं वो पूरे आपके इंटरनेट को हैंडल करते हैं, पूरे आपके इंटरनेट को डेटा को मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। और जैसे रिक्वेस्ट आती है यूज़र से उस बेसिस पे किस एप्लीकेशन से रिलेटेड रिक्वेस्ट है उस एप्लीकेशन के थ्रू या उस वे से उस रिलेटेड डेटा जिस एप्लीकेशन के, जैसे गूगल के लिए डेटा रिक्वेस्ट आई है तो गूगल से डेटा वो फेच करेंगे, वो आईपी एड्रेस फेच करेंगे, ठीक है, उस सर्वर से। और मतलब गूगल जिस सर्वर में प्रेजेंट है, सेकेंडरी सर्वर में प्रेजेंट है, वहाँ उस सर्वर पे जाके वहाँ से डेटा, वहाँ से आईपी एड्रेस फैच करेंगे और पर्टिकुलर होस्ट को या सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। तो इन दिस वे आपका डोमेन नेम सिस्टम वर्क करता है इन द इंटरनेट सिस्टम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।